नमस्कार बच्चों, आज हम सिंक्रोनस मशीन की स्टेबिलिटी के पार्ट में ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑन सिंक्रोनस मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे और हम ट्रांजिएंट रिएक्टेंस और सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए चलते हैं। देखिए बेसिकली होता क्या है कि ट्रांजिएंट बिहेवियर इन सिंक्रोनस मशीन, ट्रांजिएंट जो कंडीशंस होती हैं, जैसे किसी भी मशीन में दो तरह की स्टेबिलिटी है, स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। यहाँ पे जो ट्रांजिएंट बिहेवियर है, जैसे सडन चेंज जो हो रहा है किसी मशीन में, अगर उसमें कोई फॉल्ट आ जाए, चाहे लोड में चेंजेस हो या स्विचिंग हो, उस वजह से अगर उसमें कोई चेंजेस हो, स्टार्टिंग परफॉर्मेंस में जो चेंजेस हो, जैसे करंट इंक्रीज हो जाती है, वो जो परफॉर्मेंस है, वो जो बिहेवियर है, वो कहलाता है ट्रांजिएंट बिहेवियर इन सिंक्रोनस मशीन ऑफ सिंक्रोनस मशीन का। सिंक्रोनस मशीन में जो ट्रांजिएंट कंडीशंस आती है, जो सडन चेंजेस आते हैं, वो किस वजह से आते हैं? वो या तो स्विचिंग की वजह से आ सकते हो, कोई हैवी लोड हो उसमें स्विचिंग कर रहे हो, या तो ऑफ कर रहे हो या ऑन कर रहे हो, या सडन चेंज ऑफ लोड हो, अगर किसी लोड में अचानक से चेंज कर दिया जाए, अल्टरनेटर की कंडीशन अगर लोड में अचानक चेंज कर देते हैं तो, या सडन शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाए, चाहे लाइन टू लाइन फॉल्ट हो या लाइन टू न्यूट्रल फॉल्ट हो या सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो, इन तीनों, चाहे स्विचिंग हो, सडन चेंज ऑफ लोड हो या सडन शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो, जो ये फॉल्ट की है, इनमें से अगर कोई भी कंडीशन है, उस कंडीशंस में क्या होता है कि ये ट्रांजिएंट सिंक्रोनस मशीन के परफॉर्मेंस में आ जाते हैं। अब ये कौन कौन से टाइप के ट्रांजिएंट होते हैं? जो पहला पीरियड होता है, जैसे जस्ट इंस्टेंट जो पीरियड होता है, वो होता है सब ट्रांजिएंट पीरियड। जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आता है अगर किसी जनरेटर में, तो जो सबसे पहले जो पीरियड आता है वो आता है सब ट्रांजिएंट पीरियड, और वो रहता है 2 से 3 साइकिल के लिए। सेकंड सब ट्रांजिएंट के पीरियड कंप्लीट होने के बाद ही जो पीरियड होता है वो होता है ट्रांजिएंट पीरियड, और जो होता है 3 to 5 साइकिल के लिए। और फाइनली जो पीरियड आता है वो आता है आपका स्टेडी स्टेट पीरियड, जिसके अंदर करंट जो होती है अपनी स्टेडी स्टेट या फाइनल वैल्यू पे सेटल हो जाती है, वो होता है आपका स्टेडी स्टेट पीरियड। तो 3 तरह के पीरियड डिस्कस करेंगे हम। पहला है सब ट्रांजिएंट पीरियड। सब ट्रांजिएंट पीरियड जो होता है वो 2 to 3 साइकिल्स के लिए होता है। सेकंड जो है वो ट्रांजिएंट पीरियड 3 से 5 साइकिल के लिए है। और फाइनल जो है वो है स्टेडी स्टेट पीरियड, जो आफ्टर 5 साइकिल या आफ्टर 10 साइकिल्स जो पीरियड होता है वो स्टेडी स्टेट पीरियड होता है। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, जस्ट इंस्टेंट एट 0 टाइम पे हम जब सिंक्रोनस मशीन में इनमें से जो ट्रांजिएंट की कंडीशंस थी, या जो ट्रांजिएंट की कंडीशन जिसकी वजह से अकर होती है, जैसे स्विचिंग हो गई, सडन चेंज ऑफ लोड हो या सिमेट्रिकल फॉल्ट हो, अगर वो आते हैं तो उनमें उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे सिंक्रोनस मशीन ज़्यादा करंट ड्रॉ करने लग जाती है, करंट इन सिंक्रोनस मशीन इंक्रीजेज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टार्टिंग में जो करंट है वो धीरे धीरे पहले इंक्रीज है, फिर धीरे धीरे वो चेंजेस आते हैं, उसमें करंट धीरे धीरे कम होती जाती है। तो मैंने क्या बताया कि जो 2 to 3 साइकिल का जो पीरियड होता है वो होता है आपका सब ट्रांजिएंट पीरियड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो पहला पीरियड ये है आपका सब ट्रांजिएंट पीरियड। जब जो सेकंड पीरियड है वो है ट्रांजिएंट पीरियड, जो होता है 3 to 5 साइकिल के लिए। इसमें जो चेंजेस है, जो डीके है, वो कम है, ठीक है। तो ये है ट्रांजिएंट पीरियड जो होता है 3 to 5 साइकिल के लिए। और जो नेक्स्ट जो लास्ट पीरियड है, जिसमें अपनी जो वैल्यू है स्टेडी स्टेट वैल्यू पे पहुंच जाती है, जहाँ करंट जो है फाइनली सेटल हो जाती है अपनी फाइनल वैल्यू पे, वो कहलाता है आपका स्टेडी स्टेट वैल्यू। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया। यह होता है आफ्टर 10 या 5 to 10 साइकिल के बाद का जो पीरियड होता है वो स्टेडी स्टेट या फाइनल पीरियड होता है। अब हम देखते हैं उसके रिएक्टेंस के बारे में। भाई करंट में अगर कोई चेंज हो सकता है, जैसे करंट किस वजह से फ्लो हो सकती है, या तो उसमें वोल्टेज और रजिस्टेंस, है ना। भाई करंट फ्लो होने के ओम्स लॉ क्या कहता है, करंट फ्लो होने के लिए 2 चीज़ें होने आवश्यक है, वोल्टेज और उसका इम्पेडेंस या रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ रेजिस्टेंस तो है नहीं, यहाँ है रिएक्टेंस, क्योंकि सिंक्रोनस मशीन में क्या होता है, जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है वो नेगलेक्ट कर देते हैं कि उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, सिर्फ हम रिएक्टेंस कंसिडर करते हैं क्योंकि रिएक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है। सिंक्रोनस मशीन में जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू सिंक्रोनस रिएक्टेंस या रिएक्टेंस से बहुत कम होती है, इस वजह से हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे कंसिडर करेंगे किसको, सिर्फ यहाँ पे कंसिडर करेंगे रिएक्टेंस को, ठीक है। तो जो करंट होती है वो होती है V/X से। तो यहाँ पे जो सब ट्रांजिएंट में जो करंट थी वो जो जिस रिएक्टेंस की वजह से फ्लो होगी वो होगा सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस XD डबल। ट्रांजिएंट पीरियड में जो करंट होती है, ठीक है, वो जिस रिएक्टेंस की वजह से फ्लो होती है वो होती है आपकी ट्रांजिएंट रिएक्टेंस XD। और स्टेडी स्टेट पीरियड में जो करंट फ्लो होती है या फाइनल जो अपनी ये वैल्यू पे सेटल हो जाता है, वो जो करंट होती है वो जिस रिएक्टेंस की वजह से होती है वो होती है सिंक्रोनस रिएक्टेंस XD की वजह से, ठीक है। वापस रिपीट करता हूँ,
ओके तो ये क्या है, 3 तरीके के रिएक्टेंस होते हैं ट्रांजिएंट बिहेवियर। सम ट्रांजिएंट पीरियड में तो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, ट्रांजिएंट पीरियड में ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, और जो स्टेडी स्टेट पीरियड है उसमें सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक्सटी। ओके अब हम देखते हैं कि सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस क्या होता है। तो आप यहाँ पे जो सर्किट देख सकते हैं, जो इनिशियल पीरियड सब ट्रांजिएंट पीरियड का जो सर्किट देख सकते हैं, यहाँ पे ये है जनरेटेड ईएमएफ ईजी, ये है लीकेज रिएक्टेंस एक्सएल, ये है एक्सजीडब्ल्यू डैम्पर वाइंडिंग का रिएक्टेंस, एक्सएफ फील्ड वाइंडिंग का रिएक्टेंस, एक्सए आर्मेचर रिएक्शन की वजह से रिएक्टेंस जो है वो ये है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सब ट्रांजिएंट पीरियड का रिएक्टेंस है वो क्या है, इनका सबका टोटल है। तो यहाँ पे जो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस क्या हो गया, वो हो गया एक्सजीडब्ल्यू इक्वल टू एक्सएल प्लस सीरीज में है ये तीनों पैरेलल 1/1 एक्स आर्मेचर रिएक्शन की वजह से, 1 एक्स फील्ड वाइंडिंग की वजह से, 1 एक्स डी डब्ल्यू डैम्पर वाइंडिंग का रिएक्टेंस। ओके तो जो आपका सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस एक्स डी डबल एस क्या हो गया, एक्सएल प्लस 1/1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स डी डब्ल्यू। यहाँ पे मैंने शो कर रखा है एक्स एफ है रिएक्टेंस ऑफ फील्ड वाइंडिंग, एक्स डी डब्ल्यू है रिएक्टेंस ऑफ डैम्पर वाइंडिंग, एक्स ए है रिएक्टेंस ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, और एक्सएल है लीकेज रिएक्टेंस। ये है आपका सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस या सब ट्रांजिएंट पीरियड के अंदर रिएक्टेंस। सेकंड जो रिएक्टेंस है वो है ट्रांजिएंट पीरियड में ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। ट्रांजिएंट रिएक्टेंस में आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे डैम्पर वाइंडिंग का रिएक्टेंस नहीं है, डैम्पर वाइंडिंग का रिएक्टेंस हम यहाँ पे 0 रख देते हैं। वो क्यों, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो जाता है, जो करंट थ्रू डैम्पर वाइंडिंग है वो 0 हो जाती है। तो जब किसी भी इम्पेडेंस से करंट का मान 0 हो जाता है तो हम उसे ओपन सर्किट मान सकते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग को ओपन कर देते हैं। और यहाँ पे दो रिएक्टेंस बचते हैं, वो एक तो है लीकेज रिएक्टेंस, एक है फील्ड वाइंडिंग का रिएक्टेंस, और एक आर्मेचर वाइंडिंग के वजह से रिएक्टेंस। तो जो ट्रांजिएंट रिएक्टेंस है वो क्या हो गया, एक्स डी डैश इक्वल टू एक्सएल प्लस एक्स ए और एक्स एफ का पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके ये है ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। नेक्स्ट जो रिएक्टेंस है अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन में, जिसे हम बोलते हैं सिंक्रोनस रिएक्टेंस, जो फाइनल मशीन का अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं उसमें हम सिंक्रोनस रिएक्टेंस ही कंसिडर करते हैं। तो वो है एक्सएल लीकेज रिएक्टेंस की वजह से और आर्मेचर का रिएक्टेंस, ये दोनों का सम होता है आपका सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक्स डी। ओके अब हम देखेंगे सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट फॉल्ट एनालिसिस सिंक्रोनस मशीन में। सपोज एक सिंक्रोनस मशीन, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी की मशीन है, करंट आर्मेचर से जा रही है लोड पे, इसका मतलब वो अल्टरनेटर है। तो अल्टरनेटर का केस है, तो अल्टरनेटर में ई एफ है इंड्यूस डी एम एफ, एक्सएस है सिंक्रोनस रिएक्टेंस, आई है आर्मेचर करंट। क्या हुआ कि अचानक मान लो कि सिंक्रोनस अल्टरनेटर में किसी वजह से कोई फॉल्ट आया, मान लो कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आया, तो उस फॉल्ट आने की वजह से उसमें करंट फ्लो होने लग गई, जो है आर्मेचर करंट। पहले नो लोड पे करंट फ्लो नहीं हो रही थी, क्योंकि नो लोड पे तो ये ओपन था, तो आर्मेचर करंट का मान 0 था। लेकिन जैसे ही कोई फॉल्ट आया तो ये टर्मिनल हो गए शॉर्ट, और टर्मिनल शॉर्ट होते थे इसमें आर्मेचर करंट फ्लो होने लग गई। वो है ई एफ अपॉन जे एक्सेस। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो होगा ई अपॉन एक्सेस, जिसका मैग्नीट्यूड तो है ई अपॉन एक्सेस, और जिसका एंगल है ये जे ऊपर चला गया तो ये हो गया माइनस, तो ये हो गया -90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, जो करंट फ्लो होगी वो इंड्यूस जीएमएफ से 90 डिग्री लैग होगी, जो आर्मेचर करंट है वो इंड्यूस जीएमएफ से 90 डिग्री लैग होगी। ओके अब हम देखते हैं इसका फेजर डायग्राम। देखिए क्या है कि किसी भी जो रोटर है, रोटर पे फील्ड वाइंडिंग है, उस फील्ड वाइंडिंग में जो फील्ड करंट फ्लो होती है तो उससे क्या होता है, उस पर एक मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, जो होता है फाई एफ, फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स। और उस फ्लक्स को जब आर्मेचर का जो कंडक्टर है, आर्मेचर की वाइंडिंग के जो कंडक्टर्स है उसको कट करते हैं, तो उन आर्मेचर की वाइंडिंग के कंडक्टर्स पे क्या हो जाता है, एक इंड्यूस जीएमएफ आ जाता है, जो है ई एफ। और जो इंड्यूस जीएमएफ जिस फ्लक्स की वजह से आता है वो उससे 90 डिग्री लैग करता है। फाई एफ की वजह से जो इंड्यूस जीएमएफ ई आया, वो ई उस फ्लक्स को 90 डिग्री लैग करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ई एफ है वो फ्लक्स से 90 डिग्री लैग हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो जो आर्मेचर करंट है वो जिस इंड्यूस जीएमएफ की वजह से प्रोड्यूस हुई है उससे 90 डिग्री लैग कर रही है। तो आर्मेचर करंट फ्लक्स जो इंड्यूस जीएमएफ उससे भी 90 डिग्री लैग कर रही है। और आर्मेचर वाइंडिंग में अगर आर्मेचर करंट फ्लो हो रही है तो उस वाइंडिंग में भी एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, जो क्या है आपका आर्मेचर फ्लक्स फाई ए। ठीक है, तो ये हो गया फाई एफ फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स, ई एफ इंड्यूस जीएमएफ इन आर्मेचर कंडक्टर्स, फाई ए है आर्मेचर वाइंडिंग का फ्लक्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेन फ्लक्स है और फील्ड वाइंडिंग जो आर्मेचर का फ्लक्स है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये हुआ
कि ये जो मैन फ्लक्स है उसको क्या है कि जो आर्मेचर फ्लक्स कम करने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो नेचर है वो है डीमैग्नेटाइज करने का प्रयास कर रहा है, उस कोर को, उस मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन फ्लक्स लिंकेज थ्योरम क्या कहते हैं कि किसी भी मशीन में जो फ्लक्स होता है, ठीक है, किसी भी मटेरियल का जो फ्लक्स होता है वो इंस्टेंट चेंज ना हो गए, उसमें धीरे धीरे चेंज, सडन चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि आपने अगर देखा भी हो कि भाई किसी भी मटेरियल में फील्ड करंट फ्लो करते हैं तो फ्लक्स जो है लीनियरली चेंज हो जाता है या धीरे धीरे चेंज होता है, फिर धीरे धीरे कम होता है। इंस्टेंट उसके फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि अचानक फॉल्ट आया तो आर्मेचर करंट क्या करती है, उस फ्लक्स को कम करने का प्रयास करे, मतलब उसको डीमैग्नेटाइज, जो फ्लक्स है मैन फ्लक्स है उसको डीमैग्नेटाइज करने का प्रयास कर रही है। लेकिन क्या होता है कि फ्लक्स तो कांस्टेंट होना चाहिए, तो उस वजह से क्या होता है ये एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ करने लग जाती है। वो एक्स्ट्रा करंट क्या कि एक तो डैम्पर वाइंडिंग में भाई इसको फ्लक्स कांस्टेंट रखना है, तो फ्लक्स कांस्टेंट रखने के लिए क्या है ये एक्स्ट्रा करंट फ्लो करने ड्रॉ करने लग जाती है। जो एक्स्ट्रा करंट किस में से आएगी, एक तो डैम्पर वाइंडिंग, तो जो डैम्पर वाइंडिंग है उसमें एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। अब वो फ्लक्स किस डायरेक्शन में होगा, वो मैन फ्लक्स की डायरेक्शन में होगा। और एक एक्स्ट्रा करंट इस फील्ड वाइंडिंग से भी फ्लो होने लग जाता है, जो होता है आपका, जिसकी वजह से क्या होता है कि फील्ड वाइंडिंग में एक एक्स्ट्रा फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है। और ये दोनों फ्लक्स मिलके, डैम्पर वाइंडिंग और एक्स्ट्रा वाइंडिंग का फ्लक्स मिलके आपके जो मैन फील्ड फ्लक्स का फ्लक्स है उसको कांस्टेंट बनाने का प्रयास करते हैं। हुआ क्या, आर्मेचर का जो फ्लक्स था वो मैन फ्लक्स को कम कर रहा था, लेकिन क्या होता है कि मैन फ्लक्स को कम नहीं कर सकता, कांस्टेंट लिंकेज थ्योरम कहते हैं कि फ्लक्स तो कांस्टेंट होना चाहिए। तो क्या करता है ये एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ करता है, जो एक्स्ट्रा करंट आपकी डैम्पर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग से फ्लो होने लग जाता है। तो उससे क्या होता है, डैम्पर वाइंडिंग एक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है और फील्ड वाइंडिंग थी वो एक्स्ट्रा फ्लक्स प्रोड्यूस करती है, और उसकी डायरेक्शन होगी आपकी मैन फ्लक्स की डायरेक्शन में, जिससे कि आपका मैन फ्लक्स कांस्टेंट हो जाए। ओके, देखिए अब आगे यही प्रोसेस है कि भाई इन द इवेंट ऑफ शॉर्ट सर्किट, एक सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट जो है वो लिमिट की जाती है किसके, मशीन के लीकेज रिएक्टेंस से, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हमें पता है कि एयर गैप का जो फ्लक्स है वो कैन नॉट चेंज, मतलब अचानक से फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो सकता। ये कौन बताते हैं, ये बताते हैं थ्योरम ऑफ फ्लक्स, कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज। अब क्या हुआ, जो डीमैग्नेटाइजेशन का नेचर है उसको काउंटर करने के लिए क्या होता है कि जो आर्मेचर एक शॉर्ट सर्किट करंट को फ्लो करती है, जो करंट किस में से आएगी, जो जाएगी फील्ड वाइंडिंग एज वेल एज डैम्पर वाइंडिंग में से, एक्स्ट्रा करंट फ्लो होने लग जाएगी जो है फील्ड वाइंडिंग और डैम्पर वाइंडिंग से फ्लो होगी। तो ये क्या करेगी, एक्स्ट्रा फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा जिसकी डायरेक्शन मैन फ्लक्स की डायरेक्शन में होगी और मैन फ्लक्स को कांस्टेंट बनाएगा। अब ये जो करंट डैम्पर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग से फ्लो हो रही है ये डिके हो रही है इन अकॉर्डेंस विद द वाइंडिंग टाइम कांस्टेंट, इन दोनों वाइंडिंग के टाइम कांस्टेंट से के डिपेंड पे ये दोनों डिके हो रही है। उसके बारे में देखते हैं हम। देखिए द टाइम कांस्टेंट ऑफ डैम्पर वाइंडिंग। अब डैम्पर वाइंडिंग की बात करते हैं। डैम्पर वाइंडिंग किस लिए यूज की जाती है, स्टार्टिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए। स्टार्टिंग टॉर्क को हाई करने के लिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को उसका इंक्रीज कर देते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं डैम्पर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हाई होता है और लीकेज रिएक्टेंस डैम्पर वाइंडिंग का कम होता है। तो जो टाइम कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है L/R। अगर रेजिस्टेंस हाई है तो डैम्पर वाइंडिंग का टाइम कांस्टेंट कम हो गया, ठीक है। द टाइम कांस्टेंट ऑफ डैम्पर वाइंडिंग विच हैज़ लो लीकेज इंडक्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस किस लिए, टू प्रोवाइड हाई स्टार्टिंग टॉर्क। इट्स, तो टाइम कांस्टेंट डैम्पर वाइंडिंग का क्या होगा, इट्स मच लेस देन फील्ड वाइंडिंग। डैम्पर वाइंडिंग का टाइम कांस्टेंट जो है वो आपके फील्ड वाइंडिंग के टाइम कांस्टेंट से कम है। तो पहले करंट किस में से फाइनल डिके होगा, सबसे जो पहले करंट है वो जीरो किस में होगा, वो जीरो होगा डैम्पर वाइंडिंग में से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, तीन रिएक्टेंस थे XTW, XF और XA। तो दस द ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम शॉर्ट सर्किट द डैम्पर एंड फील्ड वाइंडिंग हैड ट्रांसफॉर्मर करंट इंड्यूस्ड इन दैट। तो क्या सर्किट मॉडल में कौन कौन से रिएक्टेंस हो गए, XF फील्ड वाइंडिंग का, XJW डैम्पर वाइंडिंग का, किसके पैरेलल में, इन पैरेलल विद XA आर्मेचर रिएक्टेंस के पैरेलल में डैम्पर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग का रिएक्टेंस होगा। तो जो आपका डायरेक्ट एक्सिस या सब ट्रांजिट रिएक्टेंस जो होगा XG डबल डैश वो होगा XL प्लस 1/XA प्लस 1/XF प्लस 1/XGW। अब आप ये सोच रहे हो कि इनको पैरेलल क्यों कनेक्ट किया, सीरीज में कनेक्ट कर सकते थे इनको, डैम्पर वाइंडिंग के रिएक्टेंस, फील्ड वाइंडिंग के रिएक्टेंस और आर्मेचर वाइंडिंग के रिएक्टेंस को। देखो बेसिकली क्या करना है, मुझे इस आर्मेचर को जो रिएक्टेंस है उसके मान को कम करना है। रिएक्टेंस का मान कम होगा इसका मतलब इसका फ्लक्स का मान कम होगा, ठीक है। तो ये कम करना, तो ये कम कर सकता हूँ जब इन तीनों को मैं पैरेलल में जोड़ूँ। पैरेलल में जोड़ने से रिएक्टेंस है जो फाइनल रिएक्टेंस आएगा वो कम हो जाता है, ठीक है। तो जो XG डबल डैश है वो क्या आएगा, XL प्लस 1/XA प्लस 1/XF प्लस 1/XGW। यह आपका सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस।
नेक्स्ट जो पीरियड है, जिस पीरियड के अंदर जो डैम्पर वाइंडिंग का टाइम कांस्टेंट, अब टाइम कांस्टेंट क्या है, डैम्पर वाइंडिंग का फील्ड वाइंडिंग से कम होता है। तो सबसे पहले जो करंट डिके होगा जीरो किस में होगा, सबसे पहले जो करंट जीरो होगा वो होगा डैम्पर वाइंडिंग में। और कब किसी भी सर्किट में अगर करंट का मान जीरो हो जाए, इसका मतलब वो कैसे बिहेव कर रहा है, वो अब बिहेव कर रहा है ओपन सर्किट की तरह। तो हम सबसे पहले क्या इस डैम्पर वाइंडिंग को ओपन कर देंगे। तो नेक्स्ट जो ट्रांजिएंट पीरियड है उसके अंदर डैम्पर वाइंडिंग ओपन सर्किटेड है, उसको ओपन कर दिया, ठीक है। देखिए क्या, एज द डैम्पर वाइंडिंग करंट आर फर्स्ट टू डाई आउट, सबसे पहले जो डैम्पर वाइंडिंग उसमें करंट जीरो होती है, तो एक्स डी डब्ल्यू इफेक्टिवली बिकम्स ओपन सर्किटेड। भाई करंट जीरो है तो मतलब ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रही है। तो उस वजह से अब मशीन में जो रिएक्टेंस था वो अब क्या हुआ, जो पहले एक्स डी डब्ल्यू पैरेलल में था अब वो जीरो हो गया। तो अब जो मशीन का रिएक्टेंस है उसमें एक्स अप और एक्स ए ही पैरेलल में है, ठीक है। अब ये हो गया, ये है ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। तो ट्रांजिएंट रिएक्टेंस आप देख सकते हो वो क्या है, एक्स डी डैश इक्वल टू एक्स एल प्लस एक्स ए पैरेलल विद एक्स एफ, ठीक है, ये हो गया। अब फाइनल क्या होता है कि कुछ समय बाद क्या होता है, जो फील्ड वाइंडिंग में भी करंट था वो भी डिके होता होता जीरो चला गया स्टेडी स्टेट कंडीशन में, तब वो जीरो हो जाएगा। तब ये फील्ड वाइंडिंग है, इसको भी ओपन, ये भी ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लग जाएगी। तो जो फाइनल रिएक्टेंस होगा, जो स्टेडी स्टेट पीरियड में जो फाइनल रिएक्टेंस होगा वो होगा एक्सल लीकेज रिएक्टेंस और आर्मेचर रिएक्टेंस। तो एंड एट द लेटर स्टेज एक्सम बिकम ओपन सर्किट, एक्सअप भी ओपन सर्किट हो गया क्योंकि उसमें भी करंट जीरो हो गई। द फाइनली मशीन रिएक्टेंस चेंजेस टू एक्स ए इन स्टेडी स्टेट। अब यहाँ पे दो रिएक्टेंस है एक्सल, यहाँ पे जो तीन थे एक्स जी डब्ल्यू एक्स एफ दो पैरेलल में थे उनको हटा दिया, तो अब बचे सिर्फ एक्सल और एक्स ए। एक्सल और एक्स ए बचे, एक्सल लीकेज रिएक्टेंस, एक्स ए आर्मेचर रिएक्टेंस, और इन दोनों का सम होता है सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक्स डी। ये है आपका स्टेडी स्टेट पीरियड, ठीक है। अब आपने ये देखा कि जो मशीन है उसकी परफॉर्मेंस है, टाइम वेरिंग रिएक्टेंस है। भाई पहले सब ट्रांजिएंट में तो था, सब ट्रांजिएंट जो पीरियड था उसमें सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस एक्स डी डबल जेस, ट्रांजिएंट में एक्स डी जेस, और स्टेडी स्टेट के अंदर सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक्स जी। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा था, आप यहाँ पे देख सकते हो जो वैल्यू है एक्स डी डबल जेस की, यहाँ पे ये अपोजिट है, 1/x ए प्लस 1/x एफ प्लस 1/x डी डब्ल्यू है। तो ये क्या है, पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल कनेक्शन की वजह से क्या है, ये जो ओवरऑल रिएक्टेंस है ये कम हो जाएगा। तो जो एक्स डी जब अब इसमें एक अगर रिएक्टेंस को कम कर दिया तो एक्स डी डैश जो ट्रांजिएंट रिएक्टेंस है वो ज़्यादा होगा, और ये अगर दोनों ही इसमें से पैरेलल कॉम्बिनेशन एक और हटा दिया तो जो एक्स से बचा इसकी वैल्यू हाईएस्ट होगी। तो अगर आप रिएक्टेंस देख सकते हो, रिएक्टेंस क्या है, पहले जो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू सबसे कम होगी, फिर आपके ट्रांजिएंट रिएक्टेंस की, और सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी स्टेडी स्टेट या सिंक्रोनस रिएक्टेंस की। तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है किससे, ट्रांजिएंट रिएक्टेंस से, और ट्रांजिएंट रिएक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस से, ठीक है। अब आपने ये देखा, ये तो है रिएक्टेंस की। तो करंट जो होगी सब ट्रांजिएंट करंट होती है आई डबल डैश, वो क्या हो गई ई एफ अपॉन एक्स डी डबल डैश। ट्रांजिएंट करंट हो गई आई डैश इक्वल टू ई एफ अपॉन एक्स डी डैश, और स्टेडी स्टेट करंट हो गई आई अपॉन ई एफ अपॉन एक्स डी। अब करंट रिएक्टेंस अगर सब ट्रांजिएंट में कम है तो करंट सब ट्रांजिएंट में ज़्यादा होगी, ये देखो। फिर उसके बाद ट्रांजिएंट में ये, फिर उसके बाद स्टेडी स्टेट में। तो आई सब ट्रांजिएंट में करंट सबसे ज़्यादा, फिर ट्रांजिएंट में ज़्यादा, फिर उस स्टेडी स्टेट में। तो यहाँ जो आपको फिगर दिखा रहा है इसमें ये एक्सप्लेन किया कि सब ट्रांजिएंट पीरियड में सबसे ज़्यादा करंट होती है आई डबल डैश मैक्स, ये वैल्यू देखिए। फिर उसके बाद ट्रांजिएंट पीरियड में करंट होती है, ट्रांजिएंट पीरियड में करंट देख सकते हैं आपकी वैल्यू कम है, और फिर जो फाइनल वैल्यू है जिस पे फाइनल अपने ये वैल्यू पे सेटल हो जाती है ये है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में करंट की जो वैल्यू है वो सबसे कम है। तो ये जो पूरा परफॉर्मेंस था जो आज हमने देखा, ये बताता है ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ सिंक्रोनस मशीन अगर सेंटर चेंजेस हो, लोड में स्विचिंग हो, या सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो, या कोई एनी काइंड ऑफ फॉल्ट हो। इन सभी केस में उसके जो ट्रांजिएंट बिहेवियर, उसकी जो परफॉर्मेंस है, जैसे शुरू में सब ट्रांजिएंट पीरियड, फिर ट्रांजिएंट पीरियड और स्टेडी स्टेट पीरियड, इन सभी के बारे में हमने आज यहाँ पे डिस्कस किया। आशा करता हूँ कि आपको इस सभी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई रिलेटेड क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।